बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फर्द जुर्म में कहा गया है कि आपका ज़मीर 3 साल सोया रहा और अचानक जागा। अब बयान हल्फी देने का मकसद अदालत पर असरअंदाज होना था। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुहेल, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब तक क्या कार्रवाई हुई है, तफसील से बताइए। जी देखिए, राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उन्होंने सहीत जुर्म से इनकार किया, जिसके बाद राना शमीम को 15 फरवरी को अपना दिफा पेश करने का हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानिब से। जबकि उनके साथ जो बाकी नामजद 3 सहाफ़ी थे, अंसार अब्बासी, मीर शकीरुर रहमान और आमिर गौरी, उनके खिलाफ फर्द जुर्म सहाफ़ती तंजीमों की इस्तदा पर मौखर की गई है और अदालत ने करार दिया है कि जब ट्रायल शुरू होगा अब राना शमीम के खिलाफ, उस दौरान अगर ये बात सामने आती है कि सहाफियों ने जानबूझकर असरअंदाज होने के लिए केस पर ऐसी खबर छापी थी, तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। राना शमीम खुद रोस्टम पर आज मौजूद थे। इसके साथ उन्होंने 2 अलग दरखास्तें भी दायर की थी, जिसमें सारे मामले की इंक्वायरी कराने और प्रोसिक्यूटर तब्दील करने की दरखास्तें शामिल थी। दोनों को मुस्तरद किया गया है। राना शमीम फर्द जुर्म के दौरान बार बार बोलते भी रहे और कहते रहे कि उनके वकील भी मौजूद नहीं है। साथियों को छोड़कर सिर्फ उन पर जो फर्द जुर्म आयद की जा रही है, ये उनके साथ ज्यादती हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने उनकी सरदर्श भी की और ये कहा कि फर्द जुर्म अब कोर्ट का आर्डर है, आप पर आयद की जा चुकी है, आप बताएं आपको ये इल्जाम कबूल हैं या नहीं। इस पर राना शमीम ने ये इस्तदा की कि वो फर्द जुर्म उन्हें फराहम की जाए, वो एक एक करके जवाब देंगे, जिसे मुस्तरद किया गया और अदालत ने कहा कि आप यही बताएं आपको ये इल्जाम मानते हैं या नहीं। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं ये इल्जाम नहीं मानता और मैं अपना दिफा पेश करूंगा, जिसके बाद उन्हें 15 फरवरी को अपना दिफा पेश करने की हिदायत की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आज एक तवील समाअत हुई है। पहले 10 बजे ये वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन राना शमीम के वकील मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से 1 घंटे का वक्फा किया गया। उसके बाद भी उनके वकील नहीं पहुंचे, जिस पर वो कहते रहे कि वकील की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद न की जाए। लेकिन अदालत ने करार दिया कि आप चूंकि खुद मौजूद हैं और आपने इस अदालत के साथ जो किया है उसके बाद आपको यहाँ पर आना भी पड़ेगा, अपना जवाब देना भी पड़ेगा। फर्द जुर्म का जो मतन था उसमें उनका मुकम्मल बयान हल्फी जो है दोबारा उनको पढ़कर सुनाया गया और साथ ये कहा गया कि आपने 3 साल बाद ये बयान हल्फी दिया, 3 साल तक आपका ज़मीर सोता रहा और अब आपने अचानक ऐसा बयान हल्फी एक ज़ेर इल्तवा केस से मुतालिक दिया जिसका मकसद इस अदालत को स्कैंडलाइज करना और उस केस पर असर अंदाज होना था, जो कि तौहीन के जुमरे में आता है। आपने ये सारा अपने कंडक्ट से जो है अदालत की तौहीन की है और केस का जो है वो एक रुख मोड़ने की कोशिश की है और जो इंसाफ की फराहमी है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश किया। तमाम इल्जामात से इनकार किया है राना शमीम ने। उन्होंने ये जरूर कहा कि जो बयान हल्फी पढ़कर सुनाया गया उसके हक़ाइक़ दुरुस्त हैं, लेकिन बाकी के इल्जामात वो तस्लीम नहीं करते और वो अपना दिफा जो है वो पेश करेंगे। अब समाअत जो है वो 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन साफियों के लिए रिलीफ ये जरूर सामने आया कि उन पर फर्द जुर्म अभी मौखर कर दी गई है और ये अदालत ने करार दिया कि उनका कंडक्ट भी देखा जाएगा और ट्रायल के दौरान अगर कोई ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं कि जानबूझकर वो इस सारे मंसूबे में शामिल थे, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीनियर साथी नासिर जैदी ने ये बार बार इस्तदा की थी अदालत से कि शायद गलती हो गई हो साथियों से, इसलिए थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। अटार्नी जनरल ने यह जरूर कहा कि जो मौक़िफ़ साफ़ी तंजीमें ले रही हैं, सीनियर साफ़ी ले रहे हैं, अगर अंसार अब्बासी खुद भी वही मौक़िफ़ दोहरा दें तो उनको बेशक छोड़ दिया जाए, लेकिन अंसार अब्बासी की जानिब से ऐसा कोई मौक़िफ़ दोहराया नहीं गया। चीफ जस्टिस ने इस पर यह भी रिमार्क किए कि शायद बाकियों की अना बड़ी है, लेकिन जो नासिर जैदी साहब हैं इन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए कूड़े भी खाए हैं, हम इनकी कदर करते हैं, लिहाजा इनके कहने पर हम अभी ये साथियों के खिलाफ फर्द जुर्म मौखर कर रहे हैं और ट्रायल के दौरान हक़ाइक़ देख कर ही उन पर फर्द जुर्म लगाने या न लगाने का फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। राना शमीम ने हलफनामे पर नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत किए। तहलका खेज खबर देने वाले सहाफ़ी इरफान हाशमी ने लंदन के नोटरी की ऑडियो कॉल सबूत के तौर पर पेश कर दी। चार्ल्स गौथरी ने सवालों के जवाब में कहा कि जज साहब नवाज शरीफ के मार्बल आर्च वाले दफ्तर में थे और वहाँ बहुत दोस्ताना माहौल था। सब लोगों के तासुरात से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है जो नवाज शरीफ की मदद करेगा। चार्ल्स गौथरी ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने दस्तावेजात तफसील से नहीं पढ़ी, ताहम तमाम कॉपियां उनके पास फ़ोन में महफूज हैं।
राना शमीम ने हलफनामे पर नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत किए हैं। तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। तहलका खेज खबर देने वाले सहाफ़ी इरफान हाशमी ने लंदन की नोटरी की ऑडियो कॉल सबूत के तौर पर पेश कर दी है। चार्ल्स गोथरी ने सवालों के जवाब में कहा है कि जज साहब नवाज शरीफ के माबल आज वाले दफ्तर में थे और वहाँ बहुत दोस्ताना माहौल था। आंखों देखा हाल उन्होंने सुनाया है, सबके सामने रखा है और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सब लोगों के तासुरात देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। यानी वहाँ जो माहौल था बहुत दोस्ताना था, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है जो कि नवाज शरीफ के हक़ में होगा, उनकी मदद करेगा। चार्ल्स गोथरी ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने दस्तावेज़ात तफसील से तो नहीं पढ़ी, ताहम तमाम कॉपियाँ उनके पास फ़ोन में महफूज हैं। बिल्कुल, राना शमीम ने हलफनामे पर नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत किए। सहाफ़ी इरफान हाशमी ने लंदन के नोटरी की ऑडियो कॉल पेश कर दी है और चार्ल्स गोथरी उस ऑडियो में ये कह रहे हैं कि जज साहब नवाज शरीफ के दफ्तर में थे। मार्बल आर्च के दफ्तर में काफ़ी दोस्ताना माहौल था। राना शमीम नवाज शरीफ के दोस्तों में से ही हैं, ऐसा कहा गया। चार्ल्स गोथरी की जानिब से उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगा कुछ बड़ा होने वाला है जो नवाज शरीफ की मदद करेगा। मैंने दस्तावेज़ात तफसील से नहीं पढ़ी, चार्ल्स गोथरी ने ऐसा भी इंकशाफ किया है। तो राना शमीम ने हलफनामे पर नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत किए। तहलका खेज खबर देने वाले सहाफ़ी इरफान हाशमी ने लंदन के नोटरी की ऑडियो कॉल सबूत के तौर पर पेश कर दी है। चार्ल्स गोथरी ने सवालों के जवाब में कहा कि जज साहब नवाज शरीफ के मार्बल आर्च वाले दफ्तर में थे और वहाँ बहुत दोस्ताना माहौल था। सब लोगों के तासुरात से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है जो नवाज शरीफ के लिए मदद करेगा। चार्ल्स गोथरी ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने दस्तावेज़ात तफसील से नहीं पढ़ी, ताहम तमाम कॉपियाँ उनके पास फ़ोन में महफूज हैं। सहाफ़ी इरफान हाशमी ने लंदन की नोटरी की ऑडियो कॉल पेश कर दी है सबूत के तौर पर, जिसमें चार्ल्स गोथरी की जानिब से ये बात सुनी जा सकती है। वो ये कह रहे हैं कि जज साहब नवाज शरीफ के दफ्तर में थे, यानी आंखों देखा हाल उनकी जानिब से सुनाया गया। उन्होंने ये कहा कि जज साहब नवाज शरीफ के दफ्तर में ही मौजूद थे और जो माहौल वहाँ पर मैं देख रहा था वो काफ़ी दोस्ताना माहौल था। राना शमीम नवाज शरीफ के दोस्तों में से ही हैं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया और उन्होंने कहा कि माहौल देखकर ऐसा लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है जो नवाज शरीफ की मदद करेगा। अदालत के बाहर राना शमीम सहाफ़ियों के सवाल पर गुस्सा हो गए। सहाफ़ी ने पूछा क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में साइन किया था? राना शमीम बोले कि फिजूल सवाल ना करो, जिसका वजूद ही नहीं वो बात क्यों कर रहे हो? आप समझते हैं आपके साथ ज्यादती हुई है? कह लेते हैं क्या आपको? बिल्कुल मेरा बनता ही नहीं है। जिसने पब्लिश किया है उसका तो कुछ उनको तो उनको रेफर कर दिया है। अदालत में है केस पे बाद में बात करेंगे नेक्स्ट डेट। अच्छा, आपने क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में ही साइन किया था सर ये एफिडेविट? यार फजूल बातें ना करो सर। नहीं, वैसे सवाल के जवाब तो दे दें सर। क्यों बात जो जिसका कोई वजूद ही नहीं वो बात क्यों कर रहे हो? सहाफ़ियों का सवाल, गुस्सा आ गया। आगे से उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि ऐसा सवाल ना किया जाए जिसका कोई वजूद ही ना हो, फजूल बात ना की जाए। अदालत के बाहर जब सहाफ़ी मौजूद थे, राना शमीम जब कमरे अदालत से बाहर आए, सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया जिस पर वो गुस्सा होते नज़र आ रहे हैं। अब से कुछ देर कबल हमने अपने नाजरीन को दिखाया कि वो क्या कह रहे थे, उनकी सहाफ़ियों से क्या गुफ्तगू हुई है। काफ़ी गुस्से में नज़र आए। सहाफ़ी ने पूछा क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में साइन किया था आपने? सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल आया जिस पर राना शमीम बोले कि फजूल सवाल ना करो, जिसका वजूद ही नहीं वो बात क्यों कर रहे हो। वो सहाफ़ियों को क्या कह रहे थे एक मरतबा फिर से अपने नाजरीन को दिखाते हैं। भाई अब जब कोर्ट में चलेगा तो फिर बताएंगे ना क्या होगा। बस जो कोर्ट में है ना, कोर्ट में देखेगा अगली तारीख में। वकील क्यों नहीं आया आपके? और सकब है रास्ते में, वो रास्ते में सकब है। आप समझते हैं आपके साथ ज्यादती हुई है? कह लेते हैं क्या आपको? बिल्कुल मेरा बनता ही नहीं है। जिसने पब्लिश किया है उसका तो कुछ उनको तो उनको रेफर कर दिया है। अदालत में है केस पे बाद में बात करेंगे नेक्स्ट डेट। अच्छा, आपने क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में ही साइन किया था सर ये एफिडेविट? यार फजूल बातें ना करो सर। नहीं, वैसे सवाल के जवाब तो दे दें सर। क्यों बात जो जिसका कोई वजूद ही नहीं वो बात क्यों कर रहे हो? उसका वजूद ही नहीं है बात का। अदालत में केस है, अदालत जानेंगे।
तो सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया, क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में साइन किया था? तो ऐसे में राना शमीम वो काफ़ी गुस्से में नज़र आए और ये जवाब दिया कि फजूल बात ना करो, जिसका वजूद ही नहीं, वो बात क्यों कर रहे हो। और इससे पहले जिस तरह से हम ऑडियो कॉल की सबूत की बात कर रहे थे, तो इस हवाले से भी आपको बताते चलें कि राना शमीम ने हलफनामे पर नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत किए। ये तहलका खेज खबर देने वाले सहाफ़ी इरफान हाशमी ने लंदन के नोटरी की ऑडियो कॉल सबूत के तौर पर पेश कर दी है। चार्ल्स गौथरी ने सवालों के जवाब में ये कहा कि जज साहब नवाज शरीफ के मार्बल आर्च वाले दफ्तर में थे और वहाँ बहुत दोस्ताना माहौल था। सब लोगों के तासुरात से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है जो नवाज शरीफ की मदद करेगा। चार्ल्स गौथरी ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने दस्तावेज़ात तफसील से नहीं पढ़ी, ताहम तमाम कॉपियाँ उनके पास फ़ोन में महफूज हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शौकत खानम अस्पताल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर जरा का हक ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर 2 माह में फैसला करने की भी हिदायत कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा हुक्म आ गया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर जरा का हक बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ख्वाजा आसिफ के वकील से इस्तफसार किया कि आप गैर जरूरी तौर पर केस को क्यों लटका रहे हैं, इससे एहतियात बरतें तो बेहतर है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से कहा कि जराह करना तो उनका हक है। 17 दिसंबर को इमरान खान का बयान रिकॉर्ड हुआ, उसी रोज ट्रायल कोर्ट कैसे जराह का हक खत्म कर सकती है। ट्रायल कोर्ट को चाहिए था अगले रोज जराह रख लेते। अदालत ने ख्वाजा आसिफ की दरखास्त मंजूर करते हुए सेशन कोर्ट का इमरान खान पर जरा का हक खत्म करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट को 2 माह में फैसला करने का हुक्म भी जारी करेंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कराची में आए रोज होने वाली डकैती वारदातों की बात करेंगे। डकैत थोड़ी सी भी मज़ाहमत पर गोली मारने से गुरेज नहीं कर रहे। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान की जान ले ली गई, लेकिन पुलिस को शहरियों के जानो माल की कोई परवाह नहीं। कोरंगी एरिया थाने की पुलिस नींद पूरी करने में मसरूफ रही। समा ने जाकर एहलकारों को जगाया। शहर में 19 रोज में डकैती मज़ाहमत पर 7 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। कराची की सड़कों पर खूनी लुटेरों का गश्त। डकैती के दौरान मुजाहमत पर एक और नौजवान की जान ले ली। अलियास गोट का रिहायशी 24 साल बिलाल नजीर मुलाजमत के बाद भाई के साथ घर जा रहा था। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मुजाहमत पर छोटे भाई के सामने बिलाल को गोली मार दी। हम कंपनी से वापसी घर जा रहे थे, वीटा चौरंगी के पास 2 डकैतों ने आके इन्हें गोली मारी है। जी बिल्कुल, मैं साथ में था। पिस्टल दिखाइए डायरेक्ट। अब ये बाइक रोक ही रहा था तो उन्होंने एक फायर पहले किया, सड़क पे लगाए, दूसरा गया इसकी गर्दन में लगाए। बड़ा भाइयों, पुलिस के सिर्फ करप्शन है, कुछ भी नहीं है। आए दिन हो रहा है, जिस मासूम का खून बह रहा है उसका बह रहा है। ना यहाँ पे कोई कहने वाला है ना सुनने वाला है। एक तरफ डाकू दंदनाते फिर रहे थे तो दूसरी तरफ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस नींद में डूबी हुई थी। समा ने जाकर पुलिस एहलकारों को जगाया। कहीं पुलिस गफलत की नींद सो रही है तो कहीं पुलिस एहलकार ही लुटेरे बन चुके हैं। रोशनियों के शहर में वो अंधेर नगरी मची है कि बेखौफ डाकू 19 दिन में 7 शहरियों को कत्ल और 22 अफराद को जख्मी कर चुके हैं। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। अफसोस का मकाम है, कराची में जराइम की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही और पुलिस रिवायती तौर पर अपने मजमूम मकासद में मसरूफ है। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस का काम है, मगर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की चौकी पर फराइज देने वाले एहलकार अपनी नींदों में मसरूफ हैं। कोरंगी में ही बिलाल नामी नौजवान को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। मैं इस वक्त कोरंगी इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले बिलाल के अहल खाना रिहाइश पजीर हैं। इस वक्त उनके मेरे साथ जो है भाई मौजूद हैं। वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ, उनसे जान लेते हैं। हम अपना काम करके कंपनी से आ रहे थे, 8 बजे कंपनी से छुट्टी हुई थी, तो 8-10 का तकरीबन वक्त होगा जब ये वाक़या पेश आया है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ मज़े ले रही है। पुलिस भी मज़े ले रही है, वरना आगे ही नाका लगा होता है पुलिस का, लेकिन किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा उनसे। अच्छा, तो कितने हज़ार का मोबाइल होगा आपके भाई का? यही होगा 15-20 हज़ार का मोबाइल होगा। 15-20 हज़ार रुपये के लिए डकैतों ने एक मासूम शहरी की जान ले ली है। पुलिस की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अहले खाना कहते हैं कि अब तक इनकी दाद रसी के लिए भी कोई यहाँ तक नहीं आया। इस वक्त यहाँ पर गम का माहौल है, इस वक्त यहाँ पर कुरान खानी की जा रही है। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
खबरों में आगे दिखाएंगे दर्द की दवा दर्द सर बन गई। और आईजी साहब, आपसे सिंध में मुट्ठी भर डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने दौरान समात मुश्ताक महर की सरजनिश कर दी है। रिमार्क्स दिए हैं कि आप 3 साल से आईजी हैं, पुलिस के कमांडर हैं, कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, जो मौजूदा हालात हैं कराची के, इस पर अब नोटिस लिया गया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी। अपने नाज़रीन को बताएं कि आईजी साहब, आपसे सिंध में मुट्ठी भर डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे। जस्टिस आफ्ताब अहमद की जानिब से दौरान समात सरजनिश की गई है मुश्ताक महर की, जिसमें उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि आप 3 साल से आईजी हैं, पुलिस के कमांडर हैं, कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। बुलेटिन में आगे देखिए, खतरात से भरी पेशगोई। वेलकम बैक। बात करते हैं कातिल वायरस की तबाहकारियों की। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर थमने में नहीं आ रही। मजीद 6,808 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में 58,943 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें मुस्बत शरह 11.55% रिकॉर्ड की गई है। जबकि मोहलिक वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद की अगर बात की जाए तो वो 29,042 हो गई है। और कराची में भी कोरोना के वार मजीद बढ़ने लगे हैं। शरह 41% से ज़्यादा हो गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटे में 3,648 केसेस रिपोर्ट हुए। 3,149 का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। सूबे में 1 मरीज की जान भी गई। 300 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर समेत पंजाब भर में 1,439 केसेस सामने आए। लाहौर में शरह 14.3% तक पहुँच गई है, जबकि इस्लामाबाद में 1,131 केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत की कोरोना से निपटने की पॉलिसियां रंग ले आई। कोरोना वबा के बाद मामूल की जिंदगी बहाल करने में पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, बरतानिया और फ्रांस से भी आगे निकल गया। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जहां मामूलात जिंदगी कोरोना की वबा से पहले की सतह पर पहुंच चुके हैं। मिस्र इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है। 50 ममालिक की मवाजना रिपोर्ट जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक के डाटा पर तैयार की गई है। लोगों के बाहर निकलने के दौरान दुकानों पर आमदोरफ्त, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र, दफातर में हाजिरी और दीगर मामूलात का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और न्यूजीलैंड में मामूल की जिंदगी बहाल होने के बाद दोबारा पाबंदियों से इंडेक्स में कुछ कमी हुई है। आपको बताएं कि हुकूमत की कोरोना से निपटने की पॉलिसियां रंग ले आई हैं। कोरोना वबा के बाद मामूल की जिंदगी बहाल करने में पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, बरतानिया और फ्रांस से भी आगे निकल गया है। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जहां मामूलात जिंदगी कोरोना की वबा से पहले की सतह पर पहुंच चुकी है। वफाकी वजीर असद उमर ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान पहले जायजे में तीसरे नंबर जबकि दूसरे जायजे में पहले नंबर पर था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो 3 जायजों में टॉप 3 में रहा है। तर्जुमान वजारत खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने खतरनाक वबा का मुकाबला भी किया और अपनी मईशत भी चलाते रहे। समा से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। खराब करती है कि पाकिस्तान की कोविड मैनेजमेंट जो है चंद बेहतरीन जिसे कहते हैं ममालिक में से थी। इकोनॉमिक नॉर्मलिटी इंडेक्स जब से ये बना है पाकिस्तान उसके टॉप 3 में रहा। जब सबसे पहली रिपोर्ट आई थी तो उस वक्त न्यूजीलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान नंबर 1 पे आया था और अब भी जो है एक तरीके से नंबर 1 पे, क्योंकि इजिप्ट और हमारा स्कोर 100 है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया को हमने बताया कि हम किस तरीके से इस खतरनाक वबा है इसका मुकाबला भी किस तरह किया और अपनी मईशत को भी किस तरह चलाए ताकि हमारे आम आदमी पे जो है बोझ ना हो और उसकी रोजगार मुतासर ना हो। और साबिक वजीर खजाना सलमान शाह ने भी बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर तबसरा किया। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान ने कोरोना की सूरत हाल को बेहतरीन अंदाज में हैंडल किया। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मईशत पर ज्यादा मनफी असरात नहीं पड़े। कारोबारी सरगर्मियां चलती रही, साथ साथ कोरोना वबा को भी फैलने से रोका गया। पाकिस्तान की कोरोना की मैनेजमेंट थी, इसको रिकग्नाइज इंटरनेशनली हो रहे हैं और इकोनॉमिस्ट ने तो पाकिस्तान को टॉप रैंक दिया है इन नॉर्मलसी इंडेक्स और उसका मेन वजह ये है कि फ्रॉम डे 1 पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो बड़ी सिलेक्टिवली मैनेज करेंगे लॉकडाउन्स को और इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ज़राअत में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विसेज में हो उसमें मिनिमम इम्पैक्ट आया है। तमाम कारोबारी जगहें वो फंक्शनल रही हैं
और उसके साथ साथ बड़ी क्लोजली मॉनिटर भी होता रहा है ताकि इसको वबा को फैलने से भी रोका जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने पंजाब में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी करने वाले 90% डॉक्टर्स को नातजुर्बाकार करार दे दिया। हाईकोर्ट के मुताबिक अमला जानता ही नहीं कि जख्मी का तिब्बी मुआयना कैसे करना है। तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के मुल्तान बेंच ने मोहम्मद नासिर की जो दरख्वास्त थी उस पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ताहम जो है वो शहरी नासिर ने जख्मी होने के बाद मुकदमा दर्ज न होने पर बाकायदा लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया। जब उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं जख्मी हुआ लेकिन उसके बावजूद मुतल्लिका पुलिस जो है वो मेरी FIR दर्ज नहीं कर रही, और इसके साथ साथ ये भी बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है वो अपना तैयार करवाया, उसकी रोशनी में भी मेरी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ताहम जो है वो अदालत ने अपना तहरीरी ऑर्डर जारी करते हुए ये उसमें इंकशाफ किया है कि तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम सेल ने शहरी को हिरासा और ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम सोशल मीडिया पर पेजेस बनाकर शहरियों को ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेलर के खिलाफ पर्चा भी कट गया। आदिल तनोली की रिपोर्ट। एक और ब्लैकमेलर कानून के हत्थे चढ़ गया। FIA साइबर क्राइम सेल रावलपिंडी का कामयाब एक्शन। शहरी की काबिल एतराज तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले तैयब गोंदल नामी मुलजिम को धर लिया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन समेत दीगर मवाद बरामद कर लिया गया। साइबर क्राइम सेल के मुताबिक तैयब गोंदल काबिल एतराज तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर शहरियों को जहनी तौर पर टॉर्चर करता था। इसके खिलाफ एक शहरी की शिकायत पर इंक्वायरी जारी थी। साइबर क्राइम सेल ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमे पेस्को के 2 अरब रुपए के नादहिंदा निकले। पेस्को का बिल जमा न कराने वाले दफातर के कनेक्शन मुनक़ता करने का ये फैसला सामने आया है। KP के सरकारी महकमे पेस्को के 2 अरब रुपए के नादहिंदा निकले हैं। पेस्को का बिल जमा न कराने वाले दफातर के कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा 40 करोड़ रुपए की बकायाजात पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जिम्मे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ICC ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम T20 के बाद वनडे टीम ऑफ द ईयर के भी कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। फ़खर जमान भी ICC और DI टीम ऑफ द ईयर में शामिल है। तो ICC ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। बाबर आजम T20 के बाद वनडे टीम ऑफ द ईयर के भी कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। आपको ये बताते चलें कि ICC ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है और ऐसे में बाबर आजम T20 के बाद वनडे टीम ऑफ द ईयर के भी कप्तान मुकर्रर किए गए हैं, जबकि फ़खर जमान भी ICC ODI टीम ऑफ द ईयर में शामिल हैं। ICC ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम T20 के बाद वनडे टीम ऑफ द ईयर के भी कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।